श्री ब्रजेश पाठक। आज आपने देश में बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। सूखा जैसी विकराल समस्या हमारे देश में लगभग हर दूसरे चौथे साल आ जाती है और इससे प्रभावित होने वाला वर्ग इस देश में लगभग 75% है। खेती किसानी के आधार पर आज भी हम भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, लेकिन मानसून न आने के कारण, पर्याप्त बरसात न होने के कारण पूरे देश में समय समय पर चिंताएं व्यक्त की गई। इस वर्ष भी मानसून लेट आया। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, जयराम रमेश जी ने, भूपेंद्र जी ने, प्रोफेसर साहब ने बहुत ही विस्तृत रूप से मानसून के बारे में अपनी बातें रखी, लेकिन मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, इस सूखे से, बरसात न होने से प्रभावित होने वाला जो वर्ग है, इस देश का जो कमेरा समाज है, जो अपने खून पसीने की कमाई पूरे देश को खिलाने का काम करता है, और सर्वाधिक प्रभावित वही होता है, उसके सपने टूटते हैं। लेकिन खेती किसानी और सूखे की चर्चा करने के बाद कभी भी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, पिछले दिनों जब भी चर्चा हुई, कि उस किसान के लिए हमने क्या कर डाला। यह कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, कोई राजनीतिक विषय नहीं, किसी विचारधारा से संबंधित विषय नहीं है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अपने भाई भूपेंद्र यादव जी का, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उल्लेख किया। बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद संविधान की संरचना की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि सबको सबसे सम्मानपूर्वक बराबरी से जीने का हक होगा। लेकिन आज भी हक हम उन वंचित परिवारों को, उन दलितों को, उन पिछड़ों को, उन किसानों को नहीं दे पाए हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। आज भी अगर कहीं चर्चा होती है तो आर्थिक इकोनॉमिक जोन की होती है, सिंगल विंडो काउंटर सिस्टम की होती है। उन लोगों के बारे में कानून बनाने के लिए हमें बहुत तेजी रहती है जो लोग इस देश में उद्योगपति कहे जाते हैं। उनके लिए सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, सारी समस्याएं, बिजली की समस्याएं, जमीन देने की समस्याएं, एक खिड़की के द्वारा उनको हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। हमारे सदन में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय पवार साहब हैं, जिनका बहुत ही लंबा अनुभव है। हम सबको इस विषय में चिंता करके सोचना चाहिए कि अगर किसान ने एक दिन के लिए हड़ताल कर दिया, एक वर्ष उसने अन्न उपजाना बंद कर दिया, तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या होगा। भले ही सेंसेक्स हमारा कहीं चला जाए, भले ही हमारा शेयर मार्केट कहीं चला जाए, लेकिन किसान जब एक बार टूट जाएगा तो देश को हमें बहुत चिंतनीय हालत में पहुंचना होगा। हमें इस विषय पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने गांव के दिनों की बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब मैं पढ़ता था तो दोपहर में कभी कभी हमको ट्यूबवेल पर खाना लेकर के जाना होता था, जो खेती में काम करते होते थे। आज भी हालत वही है जो पहले 20 साल पहले थी। खेती में जब बरसात नहीं होगी, सूखे की स्थिति होगी, तो हमें डीजल पंप का सहारा लेना पड़ेगा या बिजली के ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ेगा। डीजल का आलम यह हो गया है कि 60 रुपए से अधिक लीटर एक घंटे में डीजल पंप लेता है, और 60 रुपए से अधिक उसके दाम हो गया है। और बिजली का आलम यह है, चाहे जो प्रदेश हो। अभी पिछले हफ्ते हम बिजली मंत्री, पूरे देश के बिजली मंत्री परेशान थे कि बिजली नहीं है। खासकर उत्तर भारत के में बिजली की बड़ी समस्या थी, और बिजली की समस्या से किसान को दो चार होना पड़ता। जब देश में सूखा आएगा तो बिजली की समस्या आएगी, और बिजली की समस्या के लिए मैं आपको चश्मदीद रूप से बताना चाहता हूं। जाड़े के दिन थे, किसान का एक हाथ स्टार्टर पर, उसकी पत्नी पानी के नाली में, और बेटा नाली का फावड़ा लेकर नाली की मरम्मत कर रहा है, और जितनी बार पानी स्टार्ट करके नाली तक पहुंचता उतनी बार बिजली जाती है। सर, किसान की हालत आप देखेंगे तो ये मालूम देगा कि अपने देश का यह नागरिक नहीं, कहीं ऐसी देश से जुड़ा आदमी है जहां सोमालिया, जहां पर लोग नंगे भूखे लोग रहते हैं। बहुत ही चिंता का विषय है सर। सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमको कोई न कोई ऐसा निर्णय लेना होगा कि प्रभावित वर्ग को हम स्थायी रूप से कुछ समाधान दे पाएं। हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड और महाराष्ट्र में विदर्भ जैसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछली सरकार ने बुंदेलखंड को आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी,
उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा बुंदेलखंड में आता है वहां लगभग 59% धनराशि उसमें से खर्च की गई, और जो मध्य प्रदेश में आता है उसमें लगभग 80% धनराशि खर्च की गई। आज भी हालत वहां पर बहुत अच्छे नहीं है। बुंदेलखंड के लोग अपनी खेती बाड़ी को, घरों को छोड़कर पलायन पर मजबूर हैं। उनके लिए आज भी हम जीविका कोई साधन नहीं दिला सके, पेयजल की उपलब्धि उनको नहीं दे सके। कई वर्षों से चर्चा सुनते आया हूं, अगर जल संरक्षण के लिए हमें नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम सूखे जैसी विकराल समस्या से निपट सकते हैं। लेकिन अभी भी यह कार्य योजना केवल फाइलों तक सीमित है। हम इसमें अभी कोई अंतिम निष्कर्ष पर अभी भी नहीं पहुंच सके हैं। तो मेरा सुझाव है कि अगर नदियों को आपस में जोड़ने की कोई योजना धरातल पर फलीभूत होगी तो जरूर उससे किसान अपने आप को फायदे में पहुंचा सकता है। छोटी छोटी नदियां जो विलुप्त होती जा रही। पिछले दिनों में किसी काम से जयपुर गया था, रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पुल देखा सर, लेकिन पुल देखने के बाद देखा उसमें एक बूंद पानी नहीं। कुछ देर के लिए मैं रुका, मैंने पूछा, पता चला कि यह पुल बना जरूर है लेकिन 10 साल से इसमें एक बूंद पानी नहीं, नदी गायब हो गई है। कई नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में है, रेवाड़ी में कई नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में जिनमें एक बूंद पानी नहीं, पुल बने हुए हैं, नदी गायब हो गई है। छोटी छोटी नदियों में अब जल नहीं जा रहा सर बरसात का। उनको हमें संरक्षित करना होगा, उनको हमें वैज्ञानिक रूप से मैनेज करना होगा। झीलें गायब हो रही हैं, तालाब तो पाटे जा रहे हैं सर। जिस ढंग से हमारी आबादी बढ़ रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही, बड़े बड़े मकान बन रहे, फार्म हाउसेज बन रहे, शहरों के आसपास, गांव के आसपास कोई तालाब अब आपको ढूंढने नहीं मिल रहा। जिसकी सरकार होती है उसके संरक्षण में लोग ट्रकों को लेकर के, कूड़ा डाल करके, किसी न तरीके से उसको पाट करके और उसको प्लाटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। हमें एक ऐसा कानून बनाना होगा कि जो तालाब दर्ज हैं, जो नहीं दर्ज हैं लेकिन तालाब हैं, उसका बहाना लिया जाता है तालाब दर्ज नहीं है अभिलेखों में। लेकिन सर तालाब तो पुरातन काल से 200 साल से चला रहा है, लेकिन उस तालाब को भी पाट करके लोग भूमाफिया बेचने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि उन तालाबों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ हमें नई पहल करनी होगी। कुआं तो सर बचा ही नहीं है, कुआं तो एक सपने की बात हो गई। अगर हमारे बच्चे आएंगे, त्यागी साहब तो बताओगे कुएं से पानी निकालते, कहीं क्यों मूर्ख बना रहे हो? कोई मानेगा कुआं होता था? कुएं के संरक्षण के बारे में कोई योजना हमारे पास आज तक नहीं आई। कुएं गायब हो गए, ये एक कहानी की बात हो गई कि कुआं भी होता था। हमको जल संरक्षण के लिए विशेष रूप से कुओं का, झील का, तालाब का, पोखरों का संरक्षण करना होगा। और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए आर्थिक पैकेज के लिए भी विशेष रूप से इंतजाम करना होगा। हम सबको उबारने का काम करते, कोई फैक्ट्री सीख हो जाती, हम उसको स्पेशल पैकेज देते कि भैया चलो अपनी फैक्ट्री रिवाइव करो। तो किसानों के लिए सर हमें अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी होगी, कुछ मैनेज करना होगा, उनके लिए अलग से इंतजाम, बजटीय प्रावधान करने होंगे। जो ऋण लेते हैं किसान भाई, किसानों का सर्वाधिक ऋण उनकी फसल पर आधारित होता है कि फसल आएगी तो बेच करके हम कर्जा अदा कर देंगे। लेकिन फसल आती है उससे पहले साहूकार खलियान में पहुंच जाता है डंडा लेकर। किसान कभी कभी गेहूं का एक दाना भी अपने घर ले नहीं जा पाता। हमारे ढेर सारे साथी किसानी से जुड़े हैं, गांव से जुड़े, उनको पता है कि छोटे छोटे सीमांत कृषक है सर, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 1 बीघा, अगर 10 बोरा गेहूं हुआ तो साहूकार पहले आ जाएगा। और साहूकार अगर नहीं आया, अगर उसने सहकारी बैंक से लोन लिया है तो आरसी की तलवार उसके सर पर लटकती रहती है सर। तो उसके लिए हमें ऋण माफी के लिए बारे में भी सोचना होगा। किसानों की ऋण माफी सहकारी बैंक के साथ साथ जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें भी अगर किसानों ने लोन रखा है अपनी सिंचाई के लिए, खाद के लिए या अपने घरेलू जरूरतों के लिए, उनके बारे में भी हमें ऋण माफी के बारे में सर सोचना होगा। ओके, टाइम इज ओवर। 1 मिनट लगेगा सर। उनके साथ साथ सर हमें उन्नत बीज, मान लीजिए एक फसल चली गई, आने वाली जो फसल है हमको उन्नत बीज उन्हें देना होगा, खाद देना होगा, बिजली देनी होगी, डीजल सस्ता देना होगा। सब्सिडी का डीजल तो किसानों को मिलना चाहिए। और साथ साथ में किसानों के पास में खेती के साथ साथ में पशु होते हैं, बैल, गाय, भैंस, उनके लिए चारे का भी हमें इंतजाम करना होगा सर। ढेर सारी किसानों की समस्याओं को मैंने आपके समझ रखा, टाइम
पूरा हो गया है, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि जरूर किसानों के लिए अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का कि उन्होंने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Thank you, thank you.